नंबर के 4 वीडियो हुए थे 10th क्लास के हिसाब से। 5वां वीडियो आज लेके आए हैं। 1.2 हम कवर कर रहे हैं। 1.2 में हमने एक क्वेश्चन देखा था। 1.2 में हमने एक क्वेश्चन देखा था 3 वाले, जो 3 नंबर्स का एक साथ एचसीएफ कैसे निकाला जाता है। ठीक है, उसके बाद हमने टॉपिक ब्रेक किया था। उसके जस्ट अगला क्वेश्चन एनसीईआरटी 1.2 का क्वेश्चन 4 या 5 जो भी है, वो कहा गया है कि आप दर्शाइए कि 6 टू द पावर n, आप दर्शाइए कि 6 टू द पावर n के यूनिट डिजिट में 0 नहीं है। क्या लिखा है? इज नॉट इंडेड विथ 0। क्या ही कुछ। अच्छा, कोई डिजिट किसी का भी पावर 0 से इंड होने का एक ही मकसद है कि उसके फैक्टर में 10 आए। एक किसी भी संख्या को आप 10 से गुणा कर दोगे तो उसके यूनिट में 0 आ ही जाएगा। मतलब ये कि अगर 6 टू द पावर n, अगर इफ 6 टू द पावर n इज इंडेड विथ 0, एकदम स्पष्ट दिख रहा है, दिखा दो। अगर 6 टू द पावर n इज इंडेड विथ 0, then 6 to the power, then factor of 6 to the power n must be contain 10। ये बिल्कुल जो केवल 6 टू द पावर n बस की बात नहीं है। कोई भी डिजिट अगर 0 से समाप्त होना चाहती है, किसी भी डिजिट के अगर यूनिट डिजिट में 0 आना चाहता है, तो पक्का उसके फैक्टर में 10 आना चाहिए। इसके अलावा कोई उपाय नहीं। अच्छा, अगर हम 6 टू द पावर n को 2 into 3 टू द पावर n लिखें तो कोई दिक्कत नहीं। 2 into 3 पावर n का मतलब है 2 का पावर n into 3 का पावर। यही हुआ। इसका मतलब ये हुआ कि इस फैक्टर में क्या क्या आया है? 2 आया है n टाइम्स और 3 आया है n टाइम्स। 10 आया क्या कहीं? नहीं आया। बिकॉज इन दिस फैक्टर 10 इज नॉट प्रेजेंट। अच्छा, 10 प्रेजेंट होता अगर एक भी 5 आ जाता तो भाई 2 की अपने पास कमी नहीं है। अगर धोखे से एक 5 आ जाता, कहीं भी धोखे से एक 5 आ जाता तो 2 और 5 मिला के क्या बना लेते? 10। उसके अलावा होता जो होता हमसे कोई मतलब नहीं था। लेकिन यहाँ 2 3 बचा, 5 नहीं आया। ठीक है, मैं डायरेक्टली ये कहूँ कि अगर किसी कोई भी डिजिट 0 से समाप्त होना चाहती है, किसी भी डिजिट के यूनिट डिजिट में 0 होना चाहता है, तो उसके फैक्टर में कम से कम एक बार 2 और 5 जरूर आना चाहिए। एक बार 2 और 5 आ गया मतलब क्या? 2 बच्चे 10, काम पूरा। वही तो कह रहा हूं, है ना। 10 इज नॉट प्रेजेंट मतलब 2 into 5 ये नहीं है। 2 into 5 इज नॉट प्रेजेंट। ठीक है, 10 इज नॉट प्रेजेंट का मतलब क्या? 2 into 5, 2 तो प्रेजेंट है पर 5 प्रेजेंट नहीं। अच्छा, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि 2 और 5 के अलावा कुछ भी होगा तो काम नहीं चलेगा, लेकिन 2 और 5 कम से कम होना चाहिए। एक बार तो होना चाहिए। तो 2 into 5 एक बार होना चाहिए। इसके अलावा कुछ भी हो वो चलेगा, लेकिन एक बार अगर 2 into 5 दिख गया पूरे फैक्टर में तो आप पहले मान लीजिए कि 0 से समाप्त होगा। ठीक है, so 6 to the power n will not be ended with 0। ठीक, इसलिए ये 0 से समाप्त। ठीक,
ये दिख रहा था बीच में, नोट करिए इसको। ये तो बात थी 6 पावर n का। इसके जस्ट आगे क्वेश्चन आपके पास है 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13। शायद यही क्वेश्चन है। कहता है कि प्रूव दैट, सिद्ध कीजिए कि ये इज कंपोजिट नंबर। ये क्वेश्चन, इसके साथ एक और क्वेश्चन। अच्छा, आपको ये चीज समझ में आना चाहिए कि ये कंपोजिट क्या है भाई। कंपोजिट का मतलब ये है कि ये पूरी संख्या दो संख्याओं के गुणा से मिलकर बनी है। कंपोजिट का मतलब है n1 इंटू n। कंपोजिट का मतलब है n1 इंटू n बराबर n1 इंटू n। कंपोजिट होगी अगर उसके दो फैक्टर हैं। अच्छा, इनमें से ये ना तो एक हो, है ना, n1 n2 शुड नॉट बी इक्वल टू या कि 0। 1 और 0 इनके फैक्टर नहीं होने चाहिए। जो कंपोजिट नहीं वो प्राइम रहेगा। अगर 1 रहेगा तो प्राइम रहेगा, 0 से गुणा होगा तो सब 0 बन गया, कोई मतलब ही नहीं। ठीक है, जैसे मैं कहूँ कि बताइए 15 क्या कंपोजिट है? हाँ, क्योंकि 15 को हम 3 इंटू 5 लिख सकते हैं। यस, ये कंपोजिट है। अभी मैं इस क्वेश्चन पे नहीं आया, मैं थोड़ा कंपोजिट बता रहा हूँ, है ना। जैसे मैं कहूँ 13, तो 13 को आप 13 गुणे 1 के बराबर क्या लिख सकते हैं? अलावा कुछ नहीं, तो 13 कंपोजिट नहीं है। 13 कंपोजिट नहीं है, नॉट कंपोजिट। ठीक है, तो यही मैं कह रहा हूँ कि किसी भी संख्या के फैक्टर में आप फैक्टर कर दीजिए तो 2 फैक्टर कम से कम आए, कम से कम 2 फैक्टर आए। ठीक है, 3 और 5। यहाँ पे ये 13 और 1 है, तो 1 नहीं चलेगा। ठीक है, कम से कम 2 अलग अलग फैक्टर तो होने चाहिए। तो कंपोजिट का ये मतलब होता है। हमको क्या कह रहे हैं कि बताइए ये वाला, ये जो पूरी डिजिट है हम इसको n मान लें, इसको पूरे को n मान लें, तो n बराबर क्या लिखा है? 7 इंटू 11। अच्छा, कंपोजिट पे आपको ये याद होना चाहिए, यानी इक्वल टू n1 इंटू n2 ये होना चाहिए। जहां n1 n2 0 और 1 नहीं होना चाहिए। ये बात क्लियर है? n इक्वल टू 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13। n इंटू 7 इंटू, अच्छा 13 अब कॉमन ले लेंगे यहाँ से हर जगह से। यहाँ क्या बचेगा? 7 इंटू 11 इंटू 1 प्लस ये कितना आ गया? 13, 11 से 77, 78 पूरे 78। देखिए आ गया। ये देखिए n1 n2, हमारी कंडीशन क्या है? n1 n2 क्या नहीं होना चाहिए? 1 और 0, तो 1 और 0 नहीं। ठीक है, 1 और 0 नहीं, तो इसलिए n इज कंपोजिट नंबर, n इज कंपोजिट नंबर। क्यों भाई? क्योंकि n इक्वल टू n1 इंटू n2, क्योंकि n इंटू n1 इंटू, इसलिए ये ऐसा। ठीक, ये क्वेश्चन नोट कर लीजिए बढ़िया से, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, इसी में एक और क्वेश्चन है, इसी में कंपोजिट वाले में ही एक और क्वेश्चन है आपके बुक में, बताओ इसको लिख लीजिएगा। कंपोजिट वाले में ही एक और क्वेश्चन है, वो है 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5। ऐसा है सर, मतलब मैं क्लियर नहीं हूं पर शायद ऐसा ही है। ठीक है, इज कंपोजिट। जितने भी इस तरह के क्वेश्चन आए आपको क्या करना है? जो n मान लेना है इसको, ठीक, मैं ऐसा क्वेश्चन कह रहा हूं कि ऐसा प्रूव करिए। इसको मान लिया हम, 5 कॉमन ले लेंगे, कितना बचा? 4 3 2 1 प्लस 1, 4 के 12 2 24 25, 5 इंटू 25 आ गया। क्योंकि n को हमने क्या लिख दिया? n1 इंटू n2, क्योंकि n को हमने n1 इंटू n2 लिख दिया, इसलिए n इज कंपोजिट।
लेयर इज कंपोजिट। ठीक है, नोट कर लीजिए इसको। बेटा अच्छा, लास्ट क्वेश्चन 1.2 का कहता है कि दो आदमी हैं और गोल गोल चक्कर लगा रहे हैं। एक आदमी 18 मिनट में लगा लेता है, एक आदमी 12 मिनट में लगा लेता है। अगर दोनों एक जगह से साथ साथ चलना प्रयास करें तुरंत, तो कितने समय बाद दोबारा मिलेंगे? ठीक है, समझने का प्रयास करें। एक गोल गोल चक्कर है, दो आदमी यहाँ पे खड़े हुए थे बिल्कुल एक जगह पे, दोनों इधर चलेंगे, दोनों इधर चलेंगे। ये 1 राउंड इन 12 मिनट और ये 1 राउंड इन 18 मिनट। कहता है कि दोनों एक साथ एक जगह से चले तो बताइए दोबारा कब मिलेंगे? दोबारा कब मिलेंगे? टाइम टू मीट अगेन, दोबारा मिलने का समय होगा एलसीएम ऑफ 18 एंड 12, एलसीएम ऑफ 18। ठीक है, इस तरह क्वेश्चन याद रखिए। बहुत फेवरेट मॉडल है कंपटीशन एग्जाम का, है ना। पूछे गए हैं रेलवे बैंक 80 में अच्छे क्वेश्चन इस तरह पूछे जाते हैं, सेम ऐसे क्वेश्चन। ठीक है, तो दोबारा कब मिलेंगे? एलसीएम ऑफ 18 और 12, तो 18 12 का लघुत्तम कितना आएगा? 180 आएगा क्या? नहीं, 22 कितना आएगा? नहीं, 36 ही आ जाएगा क्या? 18 2 36 12 3 36, ठीक 36। ठीक है, 36 मिनट में दोबारा मिलेंगे। 36 मिनट में कितना मिलेंगे? दोबारा मिलेंगे। क्यों? आप सोच के भी देख सकते हो। 12 मिनट में एक राउंड ये मारा, 18 में ये मारेगा, तो जब तक ये पूरा मार चुका होगा तब तक ये कहीं बीच में अटका रहा होगा, है ना। 24 मिनट में ये 2 राउंड मार चुका होगा, 24 में एक राउंड मार के कहीं बीच में रहा होगा। 36 12 का टेबल पढ़ रहे हैं, यही तो करना है। छोटा वाला लेके देखना शुरू कर दो। 36 मिनट में ये 3 मार चुका होगा और ये 2, हाँ भले वो 3 बार घूम के आ चुका है लेकिन मिल तो गए ना वहां। ठीक है, तो इस तरह क्वेश्चंस का फील आना चाहिए। 1.2 समाप्त होता है। एक नई चीज मैं आपको दिखाता हूँ, रेशनल नंबर्स के बारे में तो आप देख चुके हैं क्या होता है रेशनल। मैं थोड़ा सा और माहौल बनाता हूँ। आप रेशनल देख चुके हैं। हमने कहा था कि हर वो फ्रैक्शन रेशनल नंबर है। हर एक फ्रैक्शन रेशनल नंबर है जहां डिनोमिनेटर 0 के बराबर। पी अपान क्यू क्या है? न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर ही तो है। फ्रैक्शन रेशनल नंबर क्या है? जिसे हम न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर के रूप में लिख सकें और डिनोमिनेटर 0 ना, पी अपान क्यू के रूप में लिख सकें और क्यू 0 ना। बात देखिए, ठीक। हमें यहाँ से कहा भी था कि 1.343 अपान 0 रेशनल नहीं है। क्यों? क्योंकि डिनोमिनेटर इक्वल टू यहाँ क्या है? 0। अकेले 5 रेशनल है कि? हाँ है। क्यों? 5 को 5 अपान 1 कह सकते हैं, न्यूमरेटर अपान डिनोमिनेटर, जिसका डिनोमिनेटर। मतलब ये कि अभी तक हम जो भी संख्याएं जानते हैं वो सभी संख्याएं क्या है? रेशनल। लेकिन नहीं, एक मिनट में अगर आपको एक चीज बताऊं, एक कॉन्सेप्ट बताऊं। आप 8th क्लास में पढ़ के आए हैं कंप्लीट स्क्वायर। क्या पढ़ के आए हैं? कंप्लीट स्क्वायर। आप 8th क्लास में, 9th क्लास में भी पढ़े, 8th क्लास में पढ़े हैं, 9th में तो और पढ़े हैं कंप्लीट स्क्वायर। अच्छा, 9th क्लास में भी हमने प्रूव करने के लिए देखा है। 9th क्लास में भी हमने प्रूव करने के लिए देखा है। क्या देखा है भाई प्रूव करने के लिए? 9th क्लास में क्या प्रूव करने के लिए हमने देखा है? √2 √2 एक रेशनल नंबर है, √3 एक इरेशनल नंबर, मतलब √2 एक इरेशनल नंबर, √3 एक इरेशनल नंबर। ये सब 9th क्लास में प्रूव कर चुके हैं, 10th में फिर करेंगे। ठीक है, कंप्लीट स्क्वायर का मतलब क्या हुआ? √4, 4 को हम 2 × 2 लिख दें, पूरा पूरा जोड़ा बन के बाहर आ गया तो कंप्लीट स्क्वायर है। √9, 9 को हमने फैक्टर किया, 3 × 3 कर दिया, बाहर आ गया जोड़ा बन के, अंडर रूट से बाहर जोड़ा बन के आता है ना, याद है? 3, यस। तो
मतलब 9 कंप्लीट स्क्वायर है। अच्छा 36 अंडर रूट 36, तो हमने 36 का फैक्टर किया तो ये आया। हमने जोड़ा बनाना शुरू किया तो 2 का एक जोड़ा बना, 3 का एक जोड़ा बना, 2 गुणे 3। मतलब ये कि अगर हम प्राइम फैक्टर करें अंडर रूट के अंदर लिखी डिजिट का, और जो भी फैक्टर आए उसका 2 का जोड़ा बनाए तो 2 का जोड़ा निकल के बाहर चला जाता है और अंदर कुछ ना बचे तो वो कंप्लीट स्क्वायर है। जैसे यहाँ 36 पे हमने 2 × 2 3 × 3 किया, 3 का एक जोड़ा बन गया, 2 का एक जोड़ा बन गया, बाहर अंदर बचा क्या? कुछ नहीं, तो 36 एक कंप्लीट स्क्वायर है। अगर मैं यहीं पे 20 लिख दूं, क्या लिख दूं? 20 अंडर रूट 20, तो क्या करेंगे? 2 2 × 4 5 2 का तो जोड़ा बन रहा है लेकिन 5 का जोड़ा नहीं बना, तो 2 बाहर जाएगा और अंडर रूट क्या बचेगा? 2 बाहर जाएगा और अंडर रूट, इसलिए ये कंप्लीट स्क्वायर नहीं है, नॉट कंप्लीट स्क्वायर, नॉट कंप्लीट स्क्वायर। ठीक है, नॉट कंप्लीट स्क्वायर। ठीक है, देखिए बेटा मैं इसको मैं बताना क्या चाह रहा हूं कि अगर अंडर रूट के अंदर कोई ऐसी संख्या आ गई जो कि कंप्लीट स्क्वायर नहीं है, जैसे यहाँ 20 कंप्लीट स्क्वायर नहीं है, 20 कंप्लीट स्क्वायर नहीं है, 36 कंप्लीट स्क्वायर है क्योंकि जोड़ा बन के बाहर चला गया, 9 कंप्लीट स्क्वायर है क्योंकि वो जोड़ा बन के बाहर चला गया, 20 कंप्लीट स्क्वायर नहीं है क्योंकि 5 बच गया। तो अंडर रूट के अंदर ऐसी संख्या जिसकी जो कंप्लीट स्क्वायर नहीं है, अगर वो आ गया तो टोटल डिजिट इरेशनल, शुद्ध साहित्य खड़ी मिलती है, ऐसे लिखेंगे यदि अंडर रूट के अंदर कोई ऐसी नंबर है जो कंप्लीट स्क्वायर नहीं है, जो कंप्लीट स्क्वायर नहीं है, तो वह नंबर तो अंडर रूट n कोई ऐसी नंबर को हम क्या दर्शा रहे हैं? n। ठीक है, हम उस नंबर को कह रहे हैं यदि अंडर रूट के अंदर कोई ऐसी नंबर n है जो कंप्लीट स्क्वायर नहीं है, तो अंडर रूट an इरेशनल होता है। अंडर रूट n क्या होता है? इरेशनल। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, याद रखेंगे इस चीज को, याद रखेंगे इस चीज को। अगर अंडर रूट के अंदर कोई ऐसी नंबर n आ गई जो कि कंप्लीट स्क्वायर नहीं है, तो अंडर रूट n क्या होता है? इरेशनल। जैसे अगर मैं आपसे कहूं अंडर रूट 2, देखिए अंडर रूट के अंदर ऐसी संख्या है जो कंप्लीट स्क्वायर नहीं है, 2 का जोड़ा नहीं बन रहा है, बाहर नहीं जाएगा, इसलिए अंडर रूट 2 क्या है? इरेशनल। अंडर रूट क्या है? इरेशनल। और अगर इरेशनल है तो इसे आप न्यूमरेटर अपन डिनोमिनेटर के रूप में नहीं लिख सकते। ठीक है, न्यूमरेटर अपन डिनोमिनेटर के रूप में अंडर रूट 3, हाँ क्योंकि 3 कंप्लीट स्क्वायर नहीं है, अंडर रूट n इरेशनल होता है अगर n कंप्लीट स्क्वायर नहीं है तो ये कितना हो जाएगा? इरेशनल। अंडर रूट 4, क्योंकि 4 का जोड़ा बनेगा, 4 को हम 2 × 2 लिखेंगे और दोनों जोड़ा बन के बाहर चला जाएगा, इसलिए अंडर रूट 4 रेशनल नहीं, इरेशनल नहीं है, ये क्या है? रेशनल। अंडर रूट 5, अब 5 में तो जोड़ा बनेगा नहीं किसी को, अंडर रूट 5 क्या है? इरेशनल। अंडर रूट 5 क्या है? इरेशनल। ठीक है, अब पाई के बारे में खूब पढ़ते आए हैं, तो पाई इज इरेशनल, पाई इज इरेशनल। आप कहोगे भाई पाई को तो हम 22/7 लिखते हैं, नहीं वो माना जाता है, ठीक है, वो मान लिया जाता है, लेकिन पाई क्या है? इरेशनल। पाई एक इरेशनल नंबर है, याद रखेंगे हमेशा के लिए, पाई एक इरेशनल नंबर, नोट करिए। इरेशनल का कॉन्सेप्ट समझ में आया ना? अभी आप केवल इतना ही जानिए कि अंडर रूट के अंदर कोई ऐसी डिजिट, अंडर रूट के अंदर कोई ऐसी डिजिट जो कंप्लीट स्क्वायर नहीं है, अंडर रूट के अंदर कोई ऐसी डिजिट जो कंप्लीट स्क्वायर नहीं है, वो क्या होगी? इरेशनल। ठीक है, मैं प्रूव करके दिखाता हूं। अंडर रूट कितने मिनट हुए? 20।
ठीक है, मैं √2 को प्रूव करके दिखाता हूं। तो जैसे √2 वैसे √3 वैसे √5, ठीक है। मैं प्रूव करके दिखाता हूं कि √2 एक इरेशनल नंबर है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट भी, बहुत इंपॉर्टेंट है भी। जैसे √2 वैसे √3 वैसे √5 वैसे √7, जहां जहां 2 रहेगा वहां आपको 3 लिख देना √3, ठीक है। प्रूव दैट, बहुत इंपॉर्टेंट चीज, प्रूव दैट √2 इज इरेशनल नंबर, ऐसा सिद्ध करने के लिए कहा है। समझ में आ जाए तो अच्छी बात है, नहीं याद कर लेंगे। समझ में आ जाए तो बहुत अच्छी बात है, नहीं याद कर लेंगे, ठीक है। इसके लिए सबसे पहले हम मानना शुरू करेंगे कि मान लेंगे कि √2 क्या है, रेशनल। लेट, सबसे पहले मान लेंगे कि √2 इज क्या है, रेशनल। सबसे पहले मान लेंगे कि √2 क्या है, रेशनल। अगर √2 रेशनल है तो √2 को आप a/b के रूप में लिख सकते हो। भाई रेशनल है, रेशनल को तो हम न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर के रूप में लिख सकते हैं। अच्छा, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर के रूप में लिखने का मतलब ये है कि a एंड b have not any common factor। ये बहुत खास विशेषता है रेशनल नंबर्स की, ठीक है। ए और बी में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए, एक को छोड़कर एक तो चलता है, ठीक है। ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ऐसा नहीं कि ऊपर 4 लिख दो नीचे 6 लिख दो, तो 4 को 2 गुणे 3 2 गुणे 2 लिख दोगे, नीचे 2 गुणे 3 लिख दो, 2 कटना जाएगा। तो सिंप्लीफाइड एकदम बिल्कुल सिंपलेस्ट फॉर्म में ये लिखा होता है। और जब कोई भी फ्रैक्शन सिंपलेस्ट फॉर्म में होती है ना, तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में कोई कॉमन फैक्टर नहीं होता। भाई मैं क्या कह रहा हूँ, मैं थोड़ा सा थका रहा हूँ, देखिए मैं कह रहा हूँ कि अगर नीचे ऊपर 6 है नीचे 8 है, तो 6 को आप 2 गुणे 3 लिख दोगे, इसको 2 गुणे 4 लिख दोगे, ये कट गया। अब बचा क्या, 3/4, ये सिंपलेस्ट फॉर्म है। अब 3 और 4 में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है 1 को छोड़कर, इसलिए कोई भी रेशनल नंबर जब p/q के रूप में लिखी जाती है या a/b के रूप में लिखी जाती है, तो वहां पे a और b में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है, ठीक। हमने माना कि √2 एक रेशनल नंबर है। अगर रेशनल नंबर है तो उसको a/b के रूप में लिखा जा सकता है और a और b में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं। यहां से हम a = √2 भी लिख लेंगे और स्क्वायर करेंगे दोनों पक्षों का, स्क्वायरिंग बोथ साइड, दोनों पक्षों का स्क्वायर करेंगे तो a² कितना आ जाएगा, 2b²। कितना आएगा, 2b²। अच्छा, अगर ध्यान से आप देखिए इसको, तो a² 2b² का मतलब है a² 2 गुणे b²। 2 गुणे b² का मतलब है a² का फैक्टर 2 भी है, b² भी है। भाई ऐसे ना a² को दो चीजों के मल्टीपल के रूप में लिखा जा पा रहा है, इसका मतलब यह है कि a² का फैक्टर 2 भी है, b² भी है। It means 2 is factor of a²। 2 is factor of a², मतलब a² 2 से विभाजित है, डिविजिबल है। भाई किसी कोई से फैक्टर है मतलब उससे डिविजिबल है। 2 is factor of a²। और एक थ्योरम कहती है कि अगर कोई भी नंबर किसी के स्क्वायर का फैक्टर है तो उस नंबर का भी फैक्टर होगा। इसलिए 2 will be factor of a, क्योंकि 2a² का फैक्टर है इसलिए 2a का भी फैक्टर होगा। अच्छा चलिए ठीक है, छोड़ते हैं, ये लाइन आपको याद होना चाहिए, 2 will be factor of a। इसका यूज हम करेंगे कुछ देर बाद। अच्छा, अगर कोई चीज फैक्टर है तो हम क्या लिखते हैं, a को 2 के लिखते हैं, दैट इज i डॉट u डॉट का मतलब दैट इज a को हम 2 के लिख देते हैं, क्योंकि a का फैक्टर 2 है। अब 2 के अलावा और क्या है हम क्या जाने, ठीक है। a को 2 के, तो a की वैल्यू लिख देते हैं यहाँ पे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। नीचे की तरफ कैमरा किया जाएगा, अगर नहीं दिखेगा तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट a = 2 के, तो a के स्थान पर हमने लग दिया कितना, 2k का स्क्वायर और इधर 2 × b², इधर बच जाएगा 2b² = 4k², तो b² = 4k² 2। तो यहां से आप लिख सकते हो b² = कितना, 2k², लिख सकते हो। अब हम यहां से क्या देख रहे हैं कि 2 किसका फैक्टर है, b²। देख पा रहे हैं, यहां लिखे
it means 2 is factor of b square, इसलिए 2 will be factor of b also, क्योंकि 2b स्क्वायर का फैक्टर है इसलिए 2b का भी फैक्टर होगा। चाहे समझ में आ रहा हो तो अच्छी बात है, नहीं इसी तरह याद कर लेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक है, 2 विल बी फैक्टर ऑफ बी आर। अच्छा, ये लाइन भी आप ध्यान से देखिए, हमने क्या कहा, 2a का फैक्टर है, यहां क्या निकल के आया, 2b का फैक्टर है, इसका मतलब 2a और b दोनों का फैक्टर है, यही ना हुआ भाई। 2a का फैक्टर यहां से दूंगा, 2b का फैक्टर यहां से दूंगा, मतलब 2a और b दोनों का फैक्टर है। अगर 2a और b दोनों का फैक्टर है मतलब a और b के बीच एक कॉमन फैक्टर है क्या, 2। हमने कहा था a और b के बीच कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, यहां से दिख रहा है कि a और b के बीच कॉमन फैक्टर क्या है, 2। मतलब मेरा मानना ही गलत था, हमने क्या माना था, रेशनल है, तो हमारा मानना गलत था, वो क्या है, इरेशनल। It is clear that 2 is common factor, 2 is common factor, 2 is common factor of a and b both. It is clear that 2 is common factor of a and b both, इसलिए our assumption was wrong, अपना जो मानना था वो क्या था, गलत, इसलिए √2 इज इरेशनल। ठीक है, सेम इसी तरह आप √3 का करोगे, सेम इसी तरह आप √3 का करोगे, सेम इसी तरह √5 का करोगे, √7 का करोगे, जहां जहां 2 है वहां 3 आ जाएगा, 5 आ जाएगा, 7 आ जाएगा, कर लोगे। ठीक, नोट करिए इसको, कितने 27। एक और क्वेश्चन मैं दिखा देता हूं आपको, 5 माइनस √3 इज इरेशनल, 5 माइनस √3 इज इरेशनल। सबसे पहला चीज तो या कि आप ये याद रखें, किसी भी रेशनल में किसी भी रेशनल को जोड़ो, घटाओ, गुणा करो, भाग करो, वो सब इरेशनल ही रहेगा। ठीक है, क्या करो, किसी भी रेशनल में किसी भी इरेशनल, भाई √2 इरेशनल, तो √3 भी इरेशनल, क्योंकि √ के अंदर कोई भी संख्या जिसका कंप्लीट स्क्वायर नहीं है वो क्या है, इरेशनल। किसी भी रेशनल नंबर में किसी भी रेशनल नंबर को जोड़ो, घटाओ, गुणा करो, भाग करो, कुछ भी करो, वो हमेशा क्या आएगा, इरेशनल। पहला चीज तो आप ऐसे कर सकते हो। ठीक है, मेथड फर्स्ट 5 इज रेशनल, वी नो दैट, हम जानते हैं, वी नो दैट 5 इज रेशनल, √3 इज इरेशनल, और हम ये भी जानते हैं, वी नो दैट, वी आल्सो नो दैट कि रेशनल प्लस माइनस डिवाइड इनटू कुछ भी, प्लस माइनस डिवाइड इनटू कुछ भी इरेशनल के साथ, वो हमेशा क्या आएगा, इरेशनल, एंड वाइस वर्सा। वाइस वर्सा मतलब इरेशनल को रेशनल से भी करोगे तो इसको। ठीक है, चलो इसको हटा दो, ये आपके पास नहीं। ठीक, इसलिए 5 माइनस √3 इज इरेशनल। अब कोई भी आ जाए, 5 अपान √3 आ जाए तो आप क्या कहोगे, रेशनल अपान इरेशनल इक्वल टू इरेशनल। ठीक है, एक तो ये मेथड है आपके पास, एक और मेथड हो सकती है। पहले मान लें कि 5 माइनस √3 इज रेशनल, सबसे पहले तो ये मान लें। अगर आप ये मान लोगे तो 5 माइनस √3 को आप a अपान b लिख दोगे,
लिख दोगे, ठीक है। 5 माइनस रूट 3 को ए अपान बी लिख दोगे। रूट 3 को क्या लिख दोगे भाई, 5 माइनस ए अपान बी लिख दोगे, 5 माइनस ए अपान बी लिख दोगे, ठीक है। ए अपान बी रेशनल था, ये रेशनल था, रेशनल का एक्सप्रेशन क्या होगा, रेशनल का एक्सप्रेशन क्या होगा, रेशनल। तो 5 माइनस ए अपान बी क्या है यहाँ पे, रेशनल, इसलिए रूट 3 इक्वल टू क्या है, रेशनल। बट वी प्रूव, पर हमने प्रूव किया है कि अंडर रूट 3 क्या है, इरेशनल। भाई हमने सबसे पहले मान लिया कि 5 माइनस रूट 3 क्या है, रेशनल। अगर ये रेशनल है तो उसको ए अपान बी के रूप में लिखा जा सकता है। हमने रूट 3 को एक तरफ रखा और ए अपान, अब किसी को यही समझ में नहीं आ रहा होगा कि रूट 3 कहाँ गया, माइनस कहाँ गया, प्लस कहाँ गया, वो आपकी कमजोरी है ना। हमने रूट 3 को उधर किया है, ए अपान बी को इधर किया है, तो रूट 3 उधर गया तो प्लस में हो गया, हमने लिखा इधर है तो क्या हुआ, अब ए अपान बी इधर आ गया, 5 माइनस ए अपान, ठीक है। 5 खुद का रेशनल था कि नहीं था, है। और ए अपान बी हमने खुद कहा रेशनल है कि नहीं है। रेशनल का रेशनल के साथ कोई भी एक्सप्रेशन लगा वो रेशनल आएगा, हाँ आएगा। इसलिए यहां से क्या सिद्ध हुआ कि रूट 3 क्या है, रेशनल। जबकि हम सिद्ध कर चुके हैं कि रूट 3 क्या है, इरेशनल। इसलिए 5 माइनस रूट 3 इज इरेशनल, ठीक। दो में से एक मेथड आप अपनाएं, हमारे हिसाब से मेथड ज्यादा अच्छी है, चुपचाप प्रूव करके देखते हैं बस, ठीक है। आपके एनसीईआरटी 1.3 के शुरू के 2-3 क्वेश्चन अब आपसे बन जाएंगे। आप लोग खूब बढ़िया ट्राई करिए। मिलते हैं कल या कि अगली बार एक नए वीडियो के साथ। तब तक देखते रहिए वीडियो, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, खूब शेयर कीजिए, कमेंट जरूर किया करिए। अच्छा लगा हो तो भी, ना अच्छा लगा हो तो भी। ऑल द बेस्ट।